गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल कलायत। जैसे कि आपको पता है कि हमारा भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया चली हुई है, प्रोसेस ऑफ द बजटरी इन इंडिया। तो हम आगे पढ़ेंगे नियोग विधेयक पास होना, राज्यसभा तथा विधान परिषद द्वारा विचार, राष्ट्रपति की स्वीकृति और बजट का क्रियान्वयन, कर का निर्णय एवं एकत्रित करना, कर का निर्णय करना, उसको इकट्ठा करना और कोष संरक्षण। ये हम आज पॉइंट पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये लेक्चर 10-11 के आसपास चला हुआ है इस लेसन का। तो इसमें क्या है बेटा, देखते हैं। भारत में जो बजट निर्माण प्रक्रिया में विनियोग विधेयक पास होना, मांगों पर मतदान होने के बाद, कहते जो मांग होगी उसके बाद मतदान होने के बाद विनियोग विधेयक का अनुमोदन होता है। कहते जो मांगे हैं, मांग रखते पब्लिक रखते, उसके बाद जो उसके ऊपर मतदान होता है उस पर क्या है, जो विनियोग है विधेयक, वो अनुमोदन होता है। यह विधेयक संसद की मतदान की हुई मांगों को कानूनी रूप देता है। ये क्या करता है विधेयक, जो संसद के अंदर कानूनी रूप में मांग की गई है उनको एक कानूनी रूप देता है, मतदान की गई मांगों को, और उन कार्यों के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्रदान करता है। जो बेटा क्या है, कुछ जो भी है, कोई भी मांग है संसद में रखता है, उन मांगों को पूरा करने के लिए वो धन कहाँ से निकालता है, संचित निधि से। किससे बेटा, संचित निधि से। जैसे कि अंडरलाइन किया हुआ, संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्रदान करता है। लोकसभा इस पर बहस करके इसे पास कर देती है, और लोकसभा क्या करती है, इसके ऊपर बहस करती है और बहस कर इसको पास कर देती है। और स्पीकर कौन, अध्यक्ष, क्या करते हैं, इसे धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र दे देता है। और जो अपना स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो क्या करता है, इसे धन विधेयक होने का प्रमाण पत्र भी दे देता है। इसके बाद इसे राज्य विधानसभा में भेजा जाता है। जब वो प्रमाण पत्र दे देता है बेटा, उसके बाद इसे राज्य विधानसभा में भेज दिया जाता है। राज्य विधानसभा द्वारा विचार, राज्यसभा तथा राज्यों की विधान परिषद को वित्त विधेयकों में संशोधन करने या उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या कह रहा है बेटा, ये समझे इसकी बात को भी। जो राज्यसभा है वो तथा राज्यों की जो राज्यसभा तथा राज्यों की जो विधान परिषदों को वित्त विधेयक में संशोधन करने की अनुमति नहीं देता, उन्हें अस्वीकार करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें 14 दिन के अंदर अंदर अपनी सिफारिशें दूसरे सदन को भेजनी पड़ती है। क्वेश्चन आता है कि उनको कितने दिन के अंदर अपनी सिफारिशें दूसरे सदन को भेजनी पड़ती है। कितने दिन के अंदर बेटा, 14 डेज के अंदर। दूसरा सदन, लोकसभा या विधानसभा, उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, जो वो सिफारिशें हैं बेटा 14 दिन के अंदर भेजने का समय मांगता है, तो जब चाहे सदन उनको, लोकसभा विधानसभा दोनों ही क्या, जब चाहे उसको स्वीकार कर सकते हैं, जब चाहे उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि राज्यसभा विधान परिषद 14 दिन के अंदर विधेयक को वापस ना करे, यदि राज्यसभा विधान परिषद का जो 14 दिन के अंदर विधेयक है उसको वापस ना करे, अंदर 14 दिन के अंदर वापस ना करें, विधेयक को वापस ना करे, तो भी प्रत्येक स्थिति में अध्यक्ष इसके बिना भी उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज देता है। इस बात को समझे आप कि अगर जो राज्यसभा है, विधान परिषद 14 दिन के अंदर विधेयक के पास वापस ना करे, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति, उस स्थिति में भी अध्यक्ष इसके बिना उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है, वित्त विधेयक तथा विनियोग विधेयक पास होने के बाद बजट को पास हुआ समझा जाता है। जो कहना है, वित्त विधेयक तथा विनियोग के बाद
विधेयक के पास होने के बाद उसको बजट को पास हुआ माना जाता है। बजट को दोनों सदनों के द्वारा पारित करने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पेश किया जाता है। यह मात्र एक औपचारिकता है। उसने क्या कहा, जब ये सदन में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए इसको पेश किया जाता है। जब उसको पेश किया जाता है तो क्या कहते हैं, वो सिर्फ एक बात कह रहा है कि वो सिर्फ औपचारिकता है, भी राष्ट्रपति इसको पास करते हैं, औपचारिक है। क्योंकि राष्ट्रपति बजट को संसद के पास न तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, जो राष्ट्रपति है बजट को संसद के पास न तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और न ही इसे अस्वीकार कर सकता है। अतः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद, जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे उसके बाद बजट पारित होने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद जब राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो बजट के पारित होने की प्रक्रिया भी बेटा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बजट का क्रियान्वयन संसद की स्वीकृति, जो संसद की स्वीकृति है बेटा, संसद की स्वीकृति एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बजट को क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। देखो आप इसको पॉइंट टू पॉइंट चले। बजट का क्रियान्वयन उसने क्या बताया, पहले पॉइंट भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद तो ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब उसने आगे बताया भी जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, इस बजट का क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। बजट के क्रियान्वयन के संबंध में दो बातें पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जब बजट का क्रियान्वयन किया जाता है तो दो बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। प्रथम, बजट का क्रियान्वयन विनियोजन अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए। तो क्या है बेटा, पहला क्या है, जो बजट का क्रियान्वयन है क्या है, विनियोजन अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। इसको भी अंडरलाइन करें आप सभी विद्यार्थी, विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा, बजट के क्रियान्वयन से संबंधित सरकारी तंत्र का पूर्ण निष्ठा और कुशलता से कार्य होना चाहिए। बजट के क्रियान्वयन में 5 निम्नलिखित प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। जो बजट का क्रियान्वयन है उसमें 5 निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती है। जो 5 प्रक्रिया कौन सी है, कर निर्णय एवं एकत्रितकरण, कर का निर्णय लेना और उसके बाद उसको इकट्ठा करना, ये सारी की सारी उसमें सम्मिलित है। संसद द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के राजस्व की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उन्हें एकत्रित करने की अवस्था पड़ती, लिखा है एकत्रीकरण, इकट्ठा करना। वो कहता है जो संसद में भिन्न भिन्न प्रकार के राजस्व की स्वीकृति, जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद उसको एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। राजस्व में एकत्रीकरण के लिए 2 बातों को ध्यान में रखा जाता है। जब राजस्व में एकत्रित किया जाता है कर को तो उसके लिए 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला क्या है, राजस्व या कर का मूल्यांकन करना। दूसरा, इसकी उगाही करना। राजस्व या कर के मूल्यांकन का अर्थ है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों का संस्थाओं से ली जाने वाली धन की राशि, कि जो भिन्न भिन्न व्यक्ति है उनका संस्था से जो राशि ली जाती है उसका निर्धारण करना है। जबकि उगाही का अर्थ होता है, उगाही शब्द है उसका अर्थ है उस धन राशि को एकत्रित करना। देखो आप उगाही शब्द पढ़ रहे हैं, उगाही का अर्थ पता होना चाहिए कि हम उस धन राशि को इकट्ठा करना होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता है। जब भी हम नोट्स बनाते हैं, बीच में 1-2 पुस्तक से ही पढ़ा गया क्वेश्चन था बहुत, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपको नोटबुक के ऊपर ही लिखा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी हर वर्ड का अर्थ भी समझे और उनको अच्छे से रीड भी करें। अब आता है कोष संरक्षण। कोष संरक्षण का अर्थ है जो राजस्व एकत्रित कर लिया जाता है, जो राजस्व इकट्ठा कर लिया गया है या एकत्र किया जाता है उसे सुरक्षित रखने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, भी वो सेफ है, सुरक्षित है या नहीं। प्राचीन काल में धन राजकोष में सुरक्षित रहता था। प्राचीन काल में किस में रहता था, राजकोष। राजकोष क्या है, खजाना। परंतु अब राजकोष का स्थान सरकारी कोष तथा बैंकों को, जो अब राजकोष का स्थान किसको दे दिया, सरकारी कोष को, बैंकों। बैंक कौन कौन से हैं बेटा, आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ले लिया है, जिसके अंदर अब सरकारी खजाना रखा जाता है। सरकार के द्वारा इनका दुरुपयोग करना संभव नहीं है। जो सरकार है इनका दुरुपयोग करना सरकार के लिए भी संभव नहीं है। तो आपने आज ये पढ़ा है, ये लगभग फाइनेंशियल बजट जो है हमारा चैप्टर का लगभग मोस्टली कंप्लीट हो गया है। उसके अब न्यू सिलेबस या रिवीजन सिलेबस की देखेंगे कल से हम सभी विद्यार्थी। और आपका 9 तारीख का जो टेस्ट है आप उसकी अच्छे से तैयारी करें। मंगलवार का आप सभी का विद्यार्थियों का पब्लिक एड का 4th एग्ज़ाम है, तो आप उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए गुड डे।